अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप के आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मकतूल के इस दोस्त ने ये वाक़या मुझे मेरी दिलचस्पी की खातिर सुनाया था। उसे मालूम नहीं था कि ऐसी बातें मेरे लिए कितनी ज़रूरी हैं। मैं गामेशा को जानता था, बल्कि इतना ज़्यादा जानता था कि जितना कोई और नहीं जान सकता था। उसने अच्छा खासा फराड चलाया हुआ था। वो पुलिस के रिकॉर्ड पर भी था। 10-12 साल पहले उसे डकैती के जुर्म में 4 साल सज़ा हुई थी। दिलेर किस्म का जुराइम पेशा था और उसके साथ इलाके के 2-3 बदमाश भी थे और 2-3 आदि मुजरिम भी। मुझसे पहले थानेदार उससे बाकायदा माहवार कमीशन लेता रहा था। मैंने आकर उसके अड्डे के दरवाजे बंद कर दिए थे, लेकिन मैं ये दावे नहीं करता था कि इस अड्डे की सारी बदमाशी मैंने ख़त्म कर दी थी। यह वाक़या सुनकर फ़ौरन मेरा जहन गामेशा की तरफ चला गया। मैंने सोचा कि गामेशा में इंतकाम लेने की हिम्मत है। मैंने ये वाक़या मज़ीद कुरेदा और मंजूर के इस दोस्त ने जो कुछ वो जानता था मुझे बताया। अगर मैं ये कहूँ कि मंजूर का कातिल कय्यूम है तो तुम क्या कहोगे? मैंने मंजूर के दोस्त से पूछा। मैं नहीं मानूंगा, उसने जवाब दिया। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मुझे 2 आदमियों पर शक है। एक तो ये गामेशा है और दूसरा रशीद। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। मैंने ये बात इस तरह कही जैसे मैं नातजुर्बेकार और अनाड़ी हूँ। कत्ल रशीद को होना चाहिए था क्योंकि मंजूर उससे तंग आया हुआ था और उसने मंजूर का हक दबाया हुआ था। अगर तुम मुझे ये बता सकते हो कि इन दोनों की आपस में कहीं लड़ाई हुई थी और रशीद ने इस तरह इंतकाम लिया है, या मंजूर ने रशीद को धमकी दी हो कि वो अपना हिस्सा वसूल करने की खातिर कोई ख़तरनाक कोशिश करेगा, तो समझ में आ सकता है कि रशीद ने मंजूर को रास्ते से हटा दिया। जहाँ तक मैं जानता हूँ ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, उसने कहा। अगर अंदर अंदर कोई बात हुई हो तो वो मैं नहीं बता सकता। मंजूर ने मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाई थी। हो सकता है ऐसी कोई बात हुई हो जो पिछले दिनों मंजूर ने 2-3 मरतबा ये अल्फाज कहे थे कि रशीद को मैं सबक सिखाऊंगा। मैंने बहुत बर्दाश्त किया है, लेकिन वो बिल्कुल ही मेरे सर पर चढ़ गया है। मैंने मंजूर से पूछा था कि क्या करोगे? उसने कहा था कि मेरा दिमाग बिगड़ गया तो मैं इसे दुनिया से ही उठा दूंगा। मैंने पूछा था कत्ल करोगे? उसने साफ लफ्ज़ों में कहा था कि कत्ल करना कौन सा मुश्किल काम है। मैं बदला लेने पर आ गया तो कत्ल से नीचे कुछ भी नहीं सोचूंगा। क्या मंजूर इतनी जुर्रत कर सकता था? वो इससे ज़्यादा जुर्रत वाला था जनाब, उसने कहा। मैं आपके पाँव की खाक हूँ, कमअक्ल आदमी हूँ, लेकिन ये जानता हूँ कि जुर्रत और दिलेरी ये नहीं होती कि आदमी हर किसी के गले पड़ता रहे और मामूली सी बात पर लाठी कुल्हाड़ी लेकर निकल आए। मैं तो कहता हूँ कि बर्दाश्त और दरगुजर करने वाला आदमी ज़्यादा जुर्रत और हिम्मत वाला होता है। मैं अब इस सोच में पड़ गया कि शायद ऐसा हुआ हो कि मंजूर और रशीद का कहीं आमना सामना हो गया हो, इनका लड़ाई झगड़ा हुआ हो और रशीद ने इसे मार डाला हो। ये वारदात ऐसी थी जिसका कोई ऐनी शाहिद नहीं था। यह भी जाहिर था कि वारदात रात को हुई। मैंने अब रशीद को अपने चक्कर में लेना था। इसके साथ ही गामेशा को भी मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। मैंने गांव के चौकीदार को बुलाकर उसे 3 नाम बताए और कहा कि इन्हें साथ ले आओ। ये तीनों गामेशा के ख़ास आदमी थे। मैं गामेशा से पहले इनसे पूछगछ करना चाहता था। मैंने मकतूल के इस दोस्त को बाहर बैठने को कहा। इसका मैंने शुक्रिया भी बहुत अदा किया था कि उसने बड़े काम की बातें बताई थीं। जाते जाते मैंने उसे यह भी कहा कि वो जासूसी करता रहे। उसके जाने के बाद मैंने मकतूल के एक और दोस्त को बुलाया, उससे पूछगछ की। वो इतनी ज़्यादा बातें नहीं जानता था जितनी के पहले वाले ने बताई थीं। उसने कोई ख़ास बात नहीं बताई, अलबत्ता जो कुछ भी बताया वो उस बयान की तायद करता था जो उसका पहला दोस्त मुझे दे गया था। मकतूल के तीसरे दोस्त को बुलाया, उसने भी अपने दोनों दोस्तों के बयान की तायद की। मैंने इन तीनों से ये सवाल पूछा था कि कय्यूम के ताल्लुकात आमना के साथ कैसे हैं। तीनों ने कहा कि इनके ताल्लुकात बिल्कुल साफ थे। तीसरे दोस्त ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि कय्यूम आमना की खातिर उसके घर जाता था, लेकिन इनके ताल्लुकात में ख़राबी वाली कोई बात नहीं थी। सूरज गुरूब होने वाला था जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। इसमें मौत का वक्त अंदाज़न लिखा गया था। वो सूरज गुरूब होने के घंटा या 1.5 घंटे बाद का वक्त बनता था। सर्जन ने गर्दन और सर पर वही 2 ज़ख्म लिखे थे जो मैंने देखे थे, और उसकी राय यही थी कि यही ज़ख्म मौत का बायस बने हैं।
میں نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ زخم پیچھے کی طرف ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مقتول پر پیچھے سے حملہ کیا گیا تھا۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا تھا، یعنی یہ میرا تجربہ تھا کہ قاتل اور مقتول کی لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ اگر لڑائی ہوئی ہوتی تو قاتل، جس کے پاس کلاڑی تھی، سامنے سے وار کرتا اور زخم منہ پر، سر کے اوپر یا کندھوں پر ہوتے، یا ایسے قتل اس طرح ہوتے تھے کہ قاتل گھات میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ میرے لیے یہ معلوم کرنا اتنا ضروری نہیں تھا کہ قاتل نے کس طرف سے اور کس طرح وار کیے۔ مجھے تو قاتل مطلوب تھا۔ ابھی تو میں قتل کا باعث معلوم کرنے کی کوشش میں تھا۔ مجھے رات وہیں گزارنی تھی۔ مقتول کا گھر چوپال سے زیادہ دور نہیں تھا اور چوپال ساؤنڈ پروف نہیں تھا۔ لاش آ گئی تھی اور تمام عورتوں کے بین کرنے کی اور چیخوں کی آوازیں آتی رہیں۔ مجھے صبح پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہ چیخیں آمنہ کی تھیں۔ پولیس والوں کو پتھر دل ہونا پڑتا ہے۔ ایسے جذباتی اور ماتمی منظر سامنے آتے ہیں جو پتھروں کے بھی آنسو نکال دیتے ہیں۔ میں اتنے زیادہ آدمیوں سے تفتیش کر چکا تھا کہ کسی ایک نے بھی منظور کے خلاف کوئی بات نہیں کی تھی، بلکہ سب نے اس کی تعریف ہی کی تھی۔ میں رات بھر مختلف افراد کے بیان بھی لیتا رہا اور عورتوں کی آہوزاری بھی سنتا اور برداشت کرتا رہا۔ میں نے قیوم کو بلا بھیجا۔ پہلے مجھے یہی بتایا گیا کہ وہ نہیں آ رہا۔ میں نے نمبردار سے کہا کہ اسے ساتھ لے آؤ۔ اگر اب اس نے آنے سے انکار کیا تو اسے ہتھکڑیاں لگا کر یہاں لے آنا۔ کچھ دیر بعد ایک خوبرو جوان میرے سامنے لایا گیا۔ نمبردار نے بتایا کہ یہ ہے قیوم۔ آ جوان، میں نے قیوم سے دوستانہ سے لہجے میں کہا، ہمیں تمہاری ضرورت پڑی تو تم نے آنے سے ہی انکار کر دیا۔ ہم تمہارے مہمان ہیں۔ سر آنکھوں پر سرکار، اس نے میرے ساتھ دونوں ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، آپ تو یہی ہیں۔ ادھر میرا یار دنیا سے جا رہا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ہاتھوں سے آنکھیں پوچھ کر کہنے لگا، آپ کا پیغام ملا تھا کہ میں نے اب بھی آنے سے انکار کیا تو آپ مجھے ہتھکڑیاں لگا کر یہاں لے آئیں گے۔ میں ہتھکڑیوں کے ڈر سے نہیں آیا، میں اس لیے آ گیا ہوں کہ آپ یہ نہ کہیں کہ قیوم کتنا گھٹیا آدمی ہے۔ بیٹھو تو صحیح یار، میں نے پیار اور محبت کے لہجے میں کہا۔ چلے جانا، ابھی تو تجہیز و تکفین صبح کو ہوگی۔ مجھے یہاں بٹھانے کا ایک ہی طریقہ ہے، اس نے کہا۔ آپ کے پاس پستول ہے، مجھے گولی ماریں، پھر میں یہیں رہوں گا۔ جب تک میرے یار کی میت گھر میں رکھی ہے، میں خدا کے سوا کسی اور کا حکم نہیں مانوں گا۔ میں نے بہت سے انتظام کرنے ہیں۔ آمنہ بھابھی اکیلی ہے اور اسے کوئی ہوش نہیں۔ میں یہیں ہوں جناب، آپ کا حکم ٹال نہیں رہا۔ جنازہ ہوتے ہی سرکار کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ آپ اجازت دیں گے تو یہاں سے ہلوں گا بھی نہیں۔ اگر آپ زبردستی بٹھائیں گے تو میں نہیں بیٹھوں گا۔ میں نے نمبردار کو اشارہ کر دیا تھا کہ وہ باہر چلا جائے اور وہ باہر چلا گیا تھا۔ میں تمہیں نہیں روکوں گا قیوم، میں نے کہا۔ میری مجبوری یہ ہے کہ میں نے تفتیش کرنی ہے اور سب سے پہلے قاتل کو پکڑنا ہے۔ انتظام کرنے والے موجود ہیں، منظور کا چچا ہے، اس کے بیٹے ہیں اور اس کے سسرال والے ہیں۔ چچا اور اس کے بیٹے؟ قیوم نے طنزیہ سے لہجے میں کہا۔ قاتل مقتول کے گھر کا انتظام نہیں چلایا کرتے۔ کون ہے قاتل؟ میں نے پوچھا۔ یہی، اس نے جواب دیا، منظور کے چاچے کے بیٹے۔ تینوں؟ مجھے صرف ایک پر شک ہے، اس نے کہا۔ اس کا نام رشید ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، اگر آپ نے اس کا جرم ثابت نہ کیا یا آپ سے نہ ہو سکا تو میں اسے پکڑوں گا۔ میں خود ہی جرم ثابت کر دوں گا اور خود ہی اسے سزا دوں گا۔ نہیں قیوم، میں نے کہا، وہ ثبوت مجھے دے دو، میں ہی اسے پکڑوں تو زیادہ اچھا ہے۔ تم نے بدلہ لیا تو سزا پا جاؤ گے۔ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ تم جیسا خوبصورت جوان اور اتنا دلیر اور عقل مند میرے ہوتے ہوئے پھانسی کے تختے پر کھڑا ہو جائے یا کالا پانی پہنچا دیا جائے۔ تم جیسے جوانوں کی قدر کوئی مجھ سے پوچھے، تمہارے دماغ تک کون پہنچ سکتا ہے؟ سارا گاؤں گواہی دیتا ہے کہ قیوم شیر کا بچہ ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ تم میرے پاس بیٹھے رہو اور میں تمہاری باتیں سنتا رہوں۔ صرف اتنا بتا دو کہ رشید کو تم نے قاتل کیوں کہا ہے؟ میں رشید کو بلاؤں گا تو ظاہر ہے کہ وہ جھوٹ بولے گا اور انکار کرے گا، لیکن میں تمہیں سچا سمجھتا ہوں۔ تم جو کچھ بھی کہو گے میں اسی کو سچ مانوں گا۔ ظاہری طور پر اور باتوں سے بالکل پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس شخص کا دماغی توازن کچھ بگڑا ہوا ہے۔ چونکہ مجھے پہلے بتا دیا گیا تھا، اس لیے میں اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کسی نہ کسی حد تک ایب نارمل تھا۔ ایک طرف یہ کہتا تھا کہ میں یہاں نہیں بیٹھوں گا،
اس کے ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ آپ اجازت دیں گے تو یہاں سے ہلوں گا۔ ایک طرف اتنا جذباتی کہ جب تک اس کے یار کی میت گھر میں پڑی ہے وہ یہاں نہیں بیٹھے گا، دوسری طرف اس کی یہ حالت کہ میں نے اسے پھونک دی تو وہ اپنے آپ ہی بیٹھ گیا۔ میں اس کی کمزوری سمجھ گیا۔ میرے اس سوال کے جواب میں کہ اس نے رشید کو قاتل کیوں کہا ہے، اس نے وہی کہانی سنا دی جو مقتول کا دوست مجھے سنا چکا تھا۔ ان دونوں بیانات میں الفاظ کا کچھ فرق تھا، واقعات اور موٹی موٹی باتیں ایک ہی جیسی تھیں۔ ایک بات بتاؤ قیوم، میں نے کہا۔ منظور نے کبھی یہ کہا تھا کہ وہ رشید کو قتل کر دے گا؟ قیوم نے فوراً جواب نہ دیا، پہلے دائیں بائیں دیکھا، پھر چھت کی طرف دیکھا، پھر میری طرف دیکھا اور اس طرح سر ہلایا جیسے اسے معلوم نہیں۔ شاید کبھی کہا ہو، اس نے ایسی آواز میں کہا جو کچھ بے جان سی تھی۔ پھر کہنے لگا، منظور اس سے بہت تنگ تھا سرکار، اس رشیدے کو تو میں ہی پار کرنے لگا تھا لیکن آمنہ بھابھی نے مجھے روک دیا تھا۔ کوئی خاص بات ہوئی تھی یا پرانی باتوں پر تم اسے ختم کرنے لگے تھے؟ بڑی خاص بات تھی سرکار، اس نے جواب دیا۔ 1.5-2 مہینے پہلے کی بات ہے کہ رشید منظور کے گھر کسی کام سے گیا۔ آمنہ بھابھی اکیلی تھی۔ اس ذلیل آدمی نے آمنہ کو پھنسانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ آمنہ بھابھی نے اسے برا بھلا کہہ کر گھر سے باہر کیا۔ 2-3 روز بعد آمنہ بھابھی کھیتوں میں گئی تو رشید نے اسے وہاں روک لیا اور کہا کہ معلوم نہیں تم منظور جیسے کمزور اور بزدل آدمی کے ساتھ کس طرح وقت گزار رہی ہو۔ آمنہ بھابھی نے اسے کہا کہ شاید تم زندہ نہیں رہنا چاہتے، تم تو دنیا میں نہیں رہو گے، تمہارے پچھلے مان جائیں گے کہ منظور کمزور بھی نہیں اور بزدل بھی نہیں اور وہ تمہاری طرح چھچورا بھی نہیں۔ رشید نے آمنہ بھابھی کے ساتھ کچھ اور بکواس بھی کی تھی۔ مجھے منظور نے بہت دنوں بعد یہ بات بتائی تھی۔ آمنہ بھابھی نے اسی روز منظور کو بتا دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ پہلے بھی ایسی بیہودہ حرکتیں ہمارے گھر میں آ کر کر چکا ہے، لیکن میں نے اس لیے یہ بات اپنے دل میں رکھی کہ خون خرابہ ہو جائے گا۔ میں نے یہ بات منظور سے بہت دنوں بعد سنی تو میں نے اسے کہا کہ اس نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ منظور نے کہا کہ میں نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ رشید سے ملا تھا اور اسے کہا تھا کہ پھر کبھی اس نے ایسی حرکت کی تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ منظور نے یہ بھی بتایا تھا کہ رشید نے الٹا منظور کو دھمکایا تھا۔ منظور نے اس کی گردن اپنے ایک ہاتھ سے دبا لی تھی، دبائی بھی ایسی کہ رشید کی آنکھیں باہر آ گئیں۔ منظور نے اسے چھوڑ دیا اور کہا کہ جا، میں تیری زندگی تجھے واپس کرتا ہوں۔ رشید نے وہاں سے کھسکنے کی۔ منظور نے مجھے بتایا کہ تھوڑی دور جا کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، منظور ہے، اپنی اس بے عزتی کا بدلہ لوں گا، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس کے بعد رشید نے کوئی حرکت نہیں کی؟ میں نے پوچھا۔ اگر کرتا تو آج نہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا نہ رشید اس دنیا میں ہوتا، قیوم نے جواب دیا۔ جس روز منظور نے مجھے یہ بات سنائی تھی اس سے 2-3 روز بعد میں اپنے کھیتوں کو دیکھنے گیا تو رشید راستے میں مل گیا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ وہ منظور تھا جس نے تمہیں چھوڑ دیا تھا، میرے سامنے سر اونچا کر کے نہ چلنا۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ منظور کو کبھی بزدل نہ سمجھنا، مجھے نظر آ رہا ہے کہ تم اسی کے ہاتھوں مرو گے۔ اس نے کوئی جواب دیا ہوگا؟ یقین کرنا تھانے دار صاحب، قیوم نے کہا کہ وہ مجھے جانتا تھا، اس کے منہ سے بات بھی نہیں نکلی۔ اس کے چہرے پہ لکھا ہوا تھا کہ وہ معافی مانگنا چاہتا ہے لیکن معافی مانگنے میں وہ اپنی بے عزتی سمجھتا ہے۔ میں نے اس پر رحم کیا اور چھوڑ دیا۔ دراصل سرکار، ہمیں آمنہ کچھ نہیں کرنے دیتی تھی۔ آمنہ اور منظور کی آپس میں اتنی زیادہ محبت تھی کہ دونوں ایک دوسرے کی کوئی بات ٹالتے نہیں تھے۔ آمنہ تو تمہارے ساتھ بھی بہت محبت کرتی تھی، میں نے کہا۔ کیا بہن کے دل میں بھائی کی محبت نہیں ہوتی؟ اس نے کہا۔ فرق یہی ہے کہ ہمارے ماں باپ مختلف تھے لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں اور آمنہ ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ قیوم، میں نے کہا، میں تمہاری محبت کو مان گیا ہوں لیکن ایک بات سوچنے والی ہے، لوگ تو کوئی اور ہی شک کرتے ہوں گے۔ کرتے ہیں جی، اس نے بڑی پختگی سے جواب دیا۔ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ قیوم پاگل ہے۔ لوگوں کا کیا ہے، خدا ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ کسی نے بتایا تھا کہ تمہیں کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ بھی نہیں دیتا، میں نے کہا، اور اس کا دل خوش کرنے کے لیے میں نے یہ بھی کہہ دیا۔ میں نے جب یہ بات سنی تو مجھے بہت غصہ آیا کیونکہ اسی گاؤں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ قیوم جیسا کوئی نیک جوان مرد ہے ہی نہیں، کوئی رشتہ دے گا بھی تو میں قبول نہیں کروں گا۔ اس نے کہا، جب تک آمنہ میرے سامنے موجود ہے میں کسی اور عورت کا ساتھ قبول نہیں کروں گا۔ میں نے اسے یہ نہ جتایا کہ وہ جو بات کہہ بیٹھا ہے اس کا کوئی اور مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے یہ خیال آیا کہ اس کے منہ سے
असल बात निकल गई है। आमना की मौजूदगी में किसी दूसरी औरत का कबूल न करना यही जाहिर करता था कि इनका ताल्लुक दूसरी किस्म का था। उसका आमना को बहन कहना पर्दापोशी हो सकती थी। मैं खास तौर पर देख रहा था कि वो कोई ऐसी बात करेगा जिससे ये जाहिर होगा कि उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं। उसने ऐसी कोई बात न की। कयूम भाई, मैंने कहा, तुम अपने दिमाग में कभी कभी कोई गड़बड़ महसूस किया करते हो? हाँ, उसने जवाब दिया, कभी कभी अपने आप में गुम हो जाता हूँ। फिर इस तरह महसूस करता हूँ कि मैं रास्ता भूल गया हूँ। थानेदार साहब, आपने ठीक कहा है कि कभी कभी मैं अपने दिमाग में गड़बड़ महसूस करता हूँ। अब उसने ऐसी बातें शुरू कर दी जिनसे पता चलता था कि उसका जहनी तवाज़ुन सही नहीं। उसने बहुत बातें की, बल्कि मैंने उससे बातें करवाईं। मुझे उम्मीद थी कि उसका जहन बिगड़ता जाएगा और उसके मुंह से राज की कोई बात निकल जाएगी, लेकिन मेरी उम्मीद पूरी ना हुई। अगर ऐसी ही बातों पर लोग उसे पागल कहते थे तो वो पागल नहीं था। देहात में आज भी लोग ऐसी बातें सुनना गवारा नहीं करते। शहरों के अक्सर तालीम याफ्ता लोग भी ऐसी बातों को कुफ्र कहते हैं। उस वक्त तो देहात में तालीम का नामो निशान नहीं था। उसका जहन थोड़ा सा खिसका हुआ था, और उसका सबसे बड़ा पागलपन तो ये था कि वो पीरों को और मज़ारों की करामात को नहीं मानता था और उनके खिलाफ बातें करता था। उसका अपना ख़ानदान इस इलाके के सबसे बड़े पीर का मुरीद था, लेकिन कयूम उसे भी पीर नहीं मानता था। कयूम चूँकि सिर्फ 5 जमातें पढ़ा हुआ था, इसलिए वो किताबों जैसी दलीलें नहीं दे सकता था। जिस बात को वो गलत समझता था, इसे वो अच्छी तरह बयान नहीं कर सकता था, इसलिए उसे गुस्सा आ जाता था। उसने मुझे ऐसी बात बताई तो नहीं। यह ख्याल मुझे खुद आया कि उसे पागल करार देने में पीरों का ज़्यादा अमल दखल था। फिर भी मैंने ये राय कायम की कि उसका जहन हिला हुआ है। अलबत्ता वो पागल नहीं था। ऐसे इंसान इंतहा पसंद हुआ करते हैं। गर्म हो जाएं तो शोला बन जाते हैं, सर्द हो जाएं तो बर्फ़ का ब्लॉक बन जाते हैं। जहाँ तक कयूम का ताल्लुक है, वो भी इंतहा पसंद था, और उस पर वो कहावत या लतीफ़ा सादिक आता है कि मैं पागल हूँ, बेवकूफ़ नहीं हूँ। उसकी खराबी जहनी थी, दिमागी नहीं थी। पागल तो अकल से आरी होता है, ना कुछ समझता है, ना कुछ समझा सकता है। वो जो कुछ भी था, मेरी दिलचस्पी तो उस शख्स के साथ थी जिसने मंजूर को कत्ल किया था। मेरा शक कयूम पर था, जो अब कमज़ोर पड़ गया था। कयूम के दिल और आंखों में आमना की जो हैसियत थी वो मैं समझ गया था। ये एक ख़ास किस्म की मोहब्बत होती है। ये सब समझने के बावजूद मैंने कयूम को ज़हन से उतारा नहीं। ऐसे ज़हन के आदमी का कुछ पता नहीं होता, वो कोई भी खिलाफ तवक्को हरकत कर सकता है। मकतूल के घर से रोने और चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। कयूम चौंक चौंक उठता था, बोलते बोलते चुप हो जाता था। हमारे दरमियान बहुत बातें हो चुकी थीं। मैंने उसे शामिल तफ्तीश रखना था। मैं कुछ कह रहा था कि आमना की एक चीख सुनाई दी। कयूम उठ खड़ा हुआ। आमना भाभी रो रही है, उसने ऐसी आवाज़ में कहा जैसे अभी रो पड़ेगा। सरकार, मुझे जिस वक्त बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा। जब तक थाने में या जहाँ कहीं भी अपने साथ रखेंगे रहूंगा। अब जाने दें। अच्छा जाओ कयूम, मैंने उसे अपने हाथ में रखने के लिए प्यार से कहा। मैं तुम्हें फिर बुला लूँगा। तुम्हारी मदद की तो मुझे बहुत ज़रूरत है। उसने अपने दोनों हाथों में मेरा दायां हाथ पकड़ लिया और मेरा हाथ चूम कर चला गया। हकीकत यह है कि मुझे इस खूबरू जवान के साथ हमदर्दी पैदा हो गई थी। वो अपनी छोटी बहन और माँ के सदमे का मारा हुआ था। वो बाहर निकला तो कयूम का बाप नंबरदार को साथ लिए अंदर आया। नंबरदार ने मुझे बताया कि ये कयूम का बाप है और मुझे मिलना चाहता है। वो बड़े दर्जे का जमींदार था। शक्ल सूरत, लिबास और अंदाज से मुअज़्ज़िज़ और रौब दाब वाला लगता था। मैंने उसे बिठाया। मेरे बेटे पर कोई शक व शुबा है? उसने पूछा। अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मैंने कहा। आप मुझे ये कहने आए हैं कि आपके बेटे का इस कत्ल के साथ कोई ताल्लुक नहीं? ऐसे हर बेटे का बाप यही कहेगा हुजूर, उसने कहा। मैं भी बाप हूँ और इस बेटे के साथ मुझे बहुत प्यार है। उसके आंसू निकल आए। कहने लगा कि छोटी बहन और माँ की मौत ने उसके दिमाग पर बहुत असर किया है। फिर ये बद्दुआया गया है। अपने पीर साहब के खिलाफ जो मुंह में आता है कह देता है। मज़ारों और खानकाहों की बेहुरमती करता है। इसे बद्दुआ तो लगनी ही थी। अगर ये सिर्फ एक तावीज़ गले में डाल ले या बाजू से बांध ले तो ये सही हो जाएगा, लेकिन ये तावीज़ों को मानता ही नहीं। मैं आपसे और कुछ नहीं पूछता, मैंने कहा। मुझे ये बताएं कि मकतूल की बीवी के साथ इसका क्या ताल्लुक है? अगर मंजूर जिंदा होता तो वो आपको बताता कि कयूम का उसकी बीवी के साथ क्या ताल्लुक है, उसने कहा। मंजूर ऐसा बेगैरत तो नहीं था।
कि वो एक गैर मर्द को घर में आने से ना रोकता। मैंने खुद मंजूर से कहा था कि तुम्हारी बीवी जवान है और मेरा बेटा भी जवान है, अगर ज़रा सा भी शक हो तो मेरे बेटे को घर से निकाल देना और मुझे बता देना। मंजूर ने कहा था कि मुझे कय्यूम और अपनी बीवी पर पूरा एतमाद है। वो बाप था, उसने अपने बेटे को बेगुनाह साबित करना था। मैंने उसके साथ रस्मी सी बातें की और पूछा कि कातिल कौन हो सकता है। उसने रशीद पर शक का इजहार किया और दुश्मनी की वजह ज़मीन की तकसीम बताई। उससे मैंने कुछ और बातें पूछी, लेकिन उसका ध्यान अपने बेटे पे लगा हुआ था। मैंने उसे तसल्ली दिलासा देकर रुखसत कर दिया। रात आधी से ज़्यादा गुजर गई थी। मुझे अपने सामने एक पेचीदा तफ्तीश नजर आ रही थी। मैं थोड़ा सा आराम करने के लिए लेट गया। गामिशा के तीनों साथी आ गए थे। इस कुमाश के आदमियों से शरीफाना तरीके से पूछगछ नहीं की जाती थी। इन्हें मैंने थाने भेज दिया। इनसे तफ्तीश की वही जगह मौजूद थी। इन्हें थाने में मेरा इंतजार करना था, खा 10 दिन गुजर जाते। मेरी आंख खुली तो सुबह तुलू हो चुकी थी। पुरतकल्लुफ और मुरगन नाश्ते के बाद रशीद को बुलाया। वो भी अच्छी शक्ल सूरत और बड़े अच्छे जिस्म और कद का जवान था। उसके मुतालिक मुझे कोई अच्छी बात नहीं बताई गई थी। शायद यही वजह है कि उसका इतना अच्छा चेहरा मुझे अच्छा ना लगा। इससे तो मुझे कय्यूम का चेहरा अच्छा लगा था। मैंने रशीद को अपने सामने बिठाया तो उसके चेहरे पर घबराहट थी और उसकी आंखें जैसे बाहर को आ रही थीं। तुम ही कुछ बताओ रशीद, मैंने कहा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आती कि मंजूर को किसने कत्ल किया है। उसने फौरन जवाब न दिया। घूंट सा निकलकर उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन बोल ना सका। मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता रहा। मैं क्या बता सकता हूँ जनाब, उसने ज़रा मुश्किल से ही अल्फाज कहे। इतना न घबराओ रशीद, मैंने कहा। अभी मामला मेरे हाथ में है, खुलकर बात करो। मुझे जो दूसरों से पता चलेगा वो अपनी ज़बान से बता दो, फिर देखो मैं तुम्हें कितना फ़ायदा पहुँचाता हूँ। मैं कुछ नहीं जानता जनाब, उसने कहा और आंखें झुका लीं। ऊपर देखो, मैंने कहा। तुम सब कुछ जानते हो, तुमने आखिर बोलना है, और जो कुछ तुम जानते हो वो मेरे सामने उगल दोगे। तुमने किस बात का इंतकाम लिया है? मंजूर अपना वो हिस्सा लेने की कोशिश कर रहा था जो तुमने दबा लिया था। तुमने सोचा कि उसे ज़मीन के तख्ते से ही उठा दो। नहीं जनाब, यकलख्त उस पर जान आ गई और वो तड़प तड़प कर अपने आप को बेगुनाह साबित करने लगा। मुझे उनकी दुश्मनी की जितनी वजूहात बताई गई थी वो सब बारी बारी उसके सामने रखी। वो इनकार करता रहा। उसने इनकार ही करना था। मैंने ये मालूम करना था कि कत्ल के वक्त वो कहाँ था। उससे पूछा तो उसने बताया कि वो घर पर था। सूरज गुरूब होने के कितनी देर बाद तुम घर आए थे? मैंने पूछा। मैं तो सूरज गुरूब होते ही घर आ गया था, उसने जवाब दिया। इससे पहले कहाँ थे? अपने बाग में, उसने जवाब दिया। चूँकि ये मेरा पक्का मुश्तबा था, इसलिए मैंने इससे मखसूस अंदाज से पूछगछ की। ये अल्फाज और ज़बान के करतब होते हैं। बाज़ आदमी तो इतने कमज़ोर जहन और दिल के होते हैं कि वो घबरा जाते हैं, ज़बान पर काबू नहीं रहता और वो पहले पूछे हुए सवालों के जवाब पहले से मुख्तलिफ देने लगते हैं। बाज़ की हालत इतनी बुरी हो जाती है कि वो सच्ची बात कह डालते हैं। रशीद को मैंने इस हाल तक पहुंचा दिया था। उसकी कुछ बातों को मैंने जहन में महफूज कर लिया, उसे वहीं बैठा रहने दिया। मैं बाहर निकला और चौकीदार से कहा कि रशीद के बाग में जो मज़ारे काम करता है उसे और उसकी बीवी को बुला लाए। ये मज़ारा बीवी और 2-3 बच्चों के साथ बाग में ही रहता था। रशीद को मैंने बाहर बिठा दिया और उसके बाप को बुलाया। उससे पूछा कि रशीद कत्ल वाली रात शाम को किस वक्त घर आया था। उसने बताया कि वो सूरज गुरूब होने के बहुत देर बाद आया था। 1 घंटा? मैंने पूछा। 2 घंटे? 1.5-2 घंटे समझ लें, उसने जवाब दिया। ये शख्स रशीद का बाप था। उसे यकीनन मालूम होगा कि उसका बेटा मुश्तबा है, इसलिए मैं तवक्को नहीं रखता था कि ये कोई सही बात बताएगा। रशीद के बाप का मज़ारे अपनी बीवी के साथ आ गया था। मैंने उसे बुलाया। मेरी एक बात गौर से सुन लो, मैंने उसे कहा। तुम इन लोगों के रिश्तेदार नहीं हो, नौकर हो। इनकी फांसी का रस्सा अपने गले में डालने की बेवकूफ़ी ना करना। जो कुछ मैं पूछूं वो बिल्कुल सही बता देना। तुम जानते हो कल रात मंजूर कत्ल हुआ है। शाम को रशीद बाग में था, क्या ये सही है? हाँ हुजूर, उसने जवाब दिया। वो बाग में ही था। क्या वो अकेला था? मैंने पूछा। पहले तो वो अकेला ही था, मज़ारे ने जवाब दिया। पनीरी लगानी थी। रशीद हमारे साथ रहा। शाम से ज़रा पहले मंजूर आ गया। कौन मंजूर? मैंने हैरान सा होकर पूछा। यही मंजूर जनाब अली, मज़ारे ने जवाब दिया। ये जो कत्ल हो गया है। मुझे ऐसे लगा जैसे अंधेरे में रोशनी की एक किरण आई हो। मकतूल का वहाँ क्या काम था? उसकी और रशीद की तो आपस में बड़ी सख्त दुश्मनी थी। हाँ, फिर क्या हुआ?
मैंने इस तवक्को पर पूछा कि मज़ारे कहेगा कि इनकी आपस में लड़ाई या गुस्से में बोलचाल हुई थी। मंजूर रशीद को अलग ले गया था, उसने जवाब दिया। फिर वो बहुत देर चारपाई पर इकट्ठे बैठे रहे। कितनी देर? वो तो जनाब सूरज डूब गया, फिर अंधेरा हो गया और वो बैठे रहे, उसने जवाब दिया। तुम में से किसी ने उनकी बातें नहीं सुनी थी? नहीं हुजूर, उसने जवाब दिया। हम दूर क्यारियों में पनीरी लगा रहे थे। सूरज डूब गया तो हम काम छोड़कर अपने कोठे में चले गए। ये बताओ, मैंने कहा, क्या वो ऊंची ऊंची बातें कर रहे थे? मेरा मतलब ये है कि वो बातों बातों में आपस में लड़ झगड़ रहे थे। नहीं नहीं हुजूर, उसने जवाब दिया। वो तो बड़े आराम आराम से बातें कर रहे थे। जब अंधेरा हो गया तो मंजूर उठा, मैं देख रहा था, दोनों ने हाथ मिलाया और मंजूर चला गया। और रशीद? वो थोड़ी देर बाग में रहा। मज़ारे ने जवाब दिया। उसने हमसे पनीरी के मुतालिक पूछा और कहने लगा कि मैं जा रहा हूँ, और वो चला गया। तुमने उसे जाते देखा था? मैंने कहा। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी, तुमने देखी थी? नहीं हुजूर, मज़ारे ने जवाब दिया। उस वक्त उसके हाथ में कुल्हाड़ी नहीं थी। वो जाने से पहले अपने कमरे में गया था, जो उसने अपने लिए बाग में बनवाया हुआ है। मैंने ये नहीं देखा कि वहाँ से वो निकला तो उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी या नहीं। अंधेरा भी था। इसके बाद मैंने इस मज़ारे की बीवी को बुलाया। उसने भी यही कुछ बताया। मैंने उससे पूछा कि मंजूर पहले कभी बाग में आया था? उसने जवाब दिया कि बहुत अरसा पहले आया था, जब उनके दरमियान बाग का झगड़ा चल रहा था। इसके बाद हमने परसों देखा। मैंने उससे भी पूछा कि उसने अगर रशीद को बाग से निकलते देखा हो तो क्या उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी या नहीं? हाँ जी, उसने जवाब दिया, उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। अंधेरे में? तुम्हें कैसे पता चला था कि उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी? फिर डंडा होगा, उसने जवाब दिया। उसके हाथ में डंडा या कुल्हाड़ी थी। मैंने मज़ारे को फिर अंदर बुलाया और इन दोनों से बहुत से सवाल जवाब हुए, लेकिन जो मैं मालूम करना चाहता था वो मुझे मालूम न हो सका। इन्हें मैंने वापस भेज दिया। उनके जाने के बाद मेरे दो मुखबिर इकट्ठे ही आ गए। इनसे मेरी पहले बात नहीं हुई थी। उन्होंने भी वही बातें बताईं जो मुझे पहले मालूम हो चुकी थीं। उन्होंने पूरे यकीन के साथ कहा कि आमना नेक चलन और गैरत वाली औरत है। कय्यूम के मुतालिक उन्होंने ये तो बताया कि वो दिमागी तौर पर सही नहीं, लेकिन दोनों ने मुतफ़क्का तौर पर कहा कि बात खरी करता है। उन्होंने भी रशीद पर ही शक का इजहार किया। लेकिन जनाब, एक ने कहा, गामिशा को भी आप सामने रखें। कय्यूम और मंजूर ने उसको जो कभी फेंटी लगाई थी वो मामूली नहीं थी। वो तो कितनी देर तक बेहोश पड़ा रहा था। फिर उसने कहा था कि वो बदला लेगा। गामिशा को आप जानते ही हैं, बड़ा ही जहरी आदमी है। लेकिन उसने कय्यूम से तो बदला नहीं लिया। मैंने कहा। वो कहता था कि मंजूर को ठिकाने लगाकर उसकी बीवी को अगवा करूंगा, मुखबिर ने कहा। इस वक्त तक मकतूल का तहजीज़ो तकफीन हो चुकी थी और उस दिन का सूरज भी डूबने को था। मैंने आमना को बुलाया। वो आई तो मैंने देखा कि उसकी आंखें बहुत ही सूजी हुई थीं और अब भी वो बयान देने की हालत में नहीं थी, लेकिन उससे पूछगछ बहुत ज़रूरी थी। ये तो सबने बताया था कि आमना अच्छे चाल चलन की औरत है, लेकिन मैं तफ्तीशी अफसर की नज़रों से हर किसी को देख रहा था। ऐसी औरतें भी होती हैं जो खाविंद की वफादारी में ज़रा सी भी कसर नहीं रहने देती, और उनके इखलाक और चलन की तारीफ हर कोई करता है, लेकिन उन्होंने दरपर्दा अपने पसंद के किसी एक आदमी के साथ दोस्ती लगा रखी होती है, जिसका किसी को पता नहीं चलता। मुझे अभी तक आमना और कय्यूम पर शक था। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, मैंने कहा। मैं देख रहा हूँ कि तुम ठीक हालत में नहीं हो, लेकिन बेहतर यही होगा कि मैंने तुमसे जो कुछ पूछना है यहीं पूछ लूँ, वरना तुम्हें थाने में आना पड़ेगा, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम ज़रा अपने आप को संभालो और मुझे कुछ बताओ, मंजूर और रशीद की दुश्मनी का क्या मामला था? तुमने कुछ बातें कल बताई थीं, लेकिन वो बहुत मुख्तसर थीं। अब हर बात मुझे पूरी पूरी सुना दो। आमना ने वही कहानी मुझे फिर सुना दी जो मैं पहले सुन चुका था। क्या रशीद ने तुम्हारे साथ कभी छेड़खानी की थी? मैंने पूछा। उसने 2 बार ऐसी हरकत की थी, आमना ने जवाब दिया। मैंने तंग आकर अपने खाविंद को बताया। कय्यूम को भी पता चल गया। ये दोनों उसका वही हाल करना चाहते थे जो उन्होंने गामिशा का किया था। गामिशा ने भी मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी। इन दोनों ने उसे बहुत मारा पीटा था। अब ये रशीद को मारने पीटने पर तैयार हो गए। मैंने उनके आगे हाथ जोड़े कि दुश्मनी मोल ना लें। उन्होंने 1-2 रोज़ बाद मुझे बताया कि रशीद को उन्होंने पकड़ लिया था, लेकिन अल्लाह ने मेरी सुन ली। रशीद ने सर झुका लिया क्योंकि वो मुजरिम था। इस तरह कोई लड़ाई पिटाई ना हुई। दरअसल बात यह है जी, मेरा खामिद अकेला था, मेरे सर का वो साहब था। मैं नहीं चाहती थी कि उसको कोई नुकसान पहुँचे, लेकिन नुकसान पहुँचा तो ऐसा पहुँचा कि वो मेरे सर से ही उठ गया। मैंने सुना है कि वो रशीद के बाग में गया था, मैंने कहा।
वहाँ से निकला लेकिन घर नहीं पहुँचा। क्या तुम्हें मालूम है कि वो रशीद के बाग में गया था? नहीं, आमना ने जवाब दिया, उसने मुझे नहीं बताया। वो बताता भी कैसे? आप कहते हैं कि वहाँ से निकला और घर न पहुँच सका। इससे ज़ाहिर तो यही होता है कि उसे रशीद ने कत्ल किया है। ये तो तुम कभी नहीं बताओगी कि कय्यूम के साथ तुम्हारे कैसे रवाबित हैं। मैंने कहा। मैं तो बता दूंगी, उसने कहा, लेकिन आप कभी भी यकीन नहीं करेंगे। कय्यूम मेरा छोटा भाई है। आमना, मैंने कहा, अगर सच्ची बातें करनी है तो खुलकर करो। कय्यूम के साथ तुम्हारे जैसे भी रवाबित हैं, इससे मुझे कोई गर्ज नहीं। मैंने मंजूर के कातिल को पकड़ना है। क्या तुम्हारे दिल में कय्यूम की वैसी ही मोहब्बत है जैसी उसके दिल में है? मैं बात ज़रा और साफ कर देता हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि खुदा के बाद अगर किसी की इबादत करने की इजाज़त होती तो कय्यूम तुम्हारे आगे सजदा करे। क्या तुम भी उसे इसी तरह चाहती हो? नहीं, उसने जवाब दिया। ये 12-13 साल का था जब इसने मेरे करीब आना शुरू किया। उस वक्त तो समझिए कि ये बच्चा था। उसकी माँ मर गई थी, वैसे भी ये खूबसूरत बच्चा था। मैं इसे हमदर्दी से अपने पास बिठाती थी। इसके बाद मेरी शादी हो गई। ये उसी तरह मेरे पास आता रहा। अब जवान हो चुका था। मुझे डर था कि मेरा खामिंद एतराज़ करेगा, लेकिन उसने एतराज़ न किया। बल्कि मैंने एक बार अपने खामिंद से कहा कि कय्यूम अभी तक मेरे पास बच्चों की तरह आ रहा है। आप तो एतराज़ नहीं करते, लेकिन लोग बातें बनाते हैं। मेरे खामिंद ने कहा कि न रोको, बेचारे को ये प्यार का तरसा हुआ मालूम होता है। लोग कहते हैं कि कय्यूम पागल है, बातें ये पागलों वाली ही करता है, लेकिन जब मेरे घर में आता है तो कोई फालतू बात नहीं करता। कुछ पूछो तो इसका जवाब देता है। उसने कभी कोशिश नहीं की कि मैं अकेली हूँ तो मेरे पास आकर बैठ जाए। अकेले भी उसका सलूक और रवैया वैसा ही होता है जैसा मेरे खामिंद की मौजूदगी में। 4-5 बार उसने मुझे कहा कि आमना, तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगता तो साफ कह देना। मैंने उसे कहा कि तुम्हारा आना मुझे बुरा नहीं लगता, अलबत्ता लोगों से डर लगता है, न जाने क्या क्या कहते होंगे। कय्यूम ने कहा कि मुझे पता लग गया कि फलां आदमी ने कोई ऐसी वैसी बात की तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।